काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 7 दिन पहले फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह के शोध में यह बात सामने आई थी कि जो भी मरीज सर्वाइकल यानी स्पॉन्डिलाइटिस व लंबर यानी कमर के दर्द से परेशान है और लगभग यह परेशानी 3 महीने पहले से है, तो उस मरीज को हृदय व फेफड़े पर असर डाल सकती है। बता दें कि संजीव कुमार सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 मरीजों पर शोध कर यह बात बताई। इस दौरान डनकाशी के संवाददाता कुश कुमार पांडे ने बीएचयू के कार्डियोलॉजी हेड प्रोफेसर ओम शंकर यादव से इस विषय पर चर्चा की। तो वहीं प्रोफेसर ओम शंकर यादव का कहना है कि 100 मरीज पर शोध करके यह नहीं कह सकते हैं कि सर्वाइकल या कमर दर्द फेफड़े हृदय पर असर कर सकता है। ब्लिक शोध का मतलब यह होता है कि कम से कम 50,000 या 1 लाख मरीज पर यह शोध होना चाहिए। अगर उस पर कोई निष्कर्ष निकलता है तभी यह बात हम मान सकते हैं। यह बात मैं एक कार्डियोलॉजी चिकित्सक होने के नाते कह रहा हूं। इसके साथ ही प्रोफेसर ने बताया कि आज की नई युवा पीढ़ी बहुत ही बदली हुई है। पहले की तरह दिनचर्या युवा पीढ़ी की होती थी, अब वैसी नहीं है। आज के समय में जो भागदौड़ और लोग मोबाइल कंप्यूटर में लगे रहते हैं, उससे उनको मानसिक तनाव होता है और वह सर्वाइकल पेन या फिर कमर दर्द से परेशान रहते हैं। नमस्कार, मैं कुश कुमार पांडे एक बार आपके सामने फिर लेकर आए हूँ एक नई चीज़ बोले तो जो आज के समय में लोगों के लिए सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। जैसा कि देखा जाता है कि हर 10 घर अगर देखा जाए तो 7 घर सर्वाइकल पेन या लंबर यानी कमर के दर्द से परेशान है। तो जिस किसी के भी घर में ऐसी समस्याएं और 3 महीने से ऊपर की ये समस्याएं हैं तो उनको आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये फेफड़े और आपके हार्ट पर इसका जो है बीमारी का असर देखा जा सकता है। तो आज हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर कार्डियोलॉजी हेड हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि लंबर और सर्वाइकल पेन हार्ट पर असर कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पर सबसे पहले स्वागत है। सर, ऐसा क्या कारण है कि ये लंबर जो कमर का दर्द है और आपका सर्वाइकल है, ये 3 महीने के बाद हार्ट पर ये डायरेक्ट असर कर रहा है? देखिए, ये इस पर अभी बहुत कंक्लूसिव रूप से कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने कहा कि कुछ पेपर में लोगों ने पब्लिकेशन की है, लेकिन क्या है कि जब तक इस तरह के ट्रायल्स बहुत बड़े नहीं हो, उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं हो, कम मरीजों पर अगर कुछ आप एक कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं तो वो कंक्लूज़न मिसलीडिंग भी हो सकता है। और हाँ, ये ठीक है कि हार्ट की तकलीफ़ सर्वाइकल पेन से कन्फ्यूज़न आपको पैदा कर सकता है। हाँ, वजह है या नहीं है इसको इतना कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं इसको। और अभी जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तो हमारे समझ से उसको कन्फ्यूज़न के रूप में देखना चाहिए कि आपको हृदय की जो पेन है आप सर्वाइकल समझ सकते हैं, और क्योंकि उसका दर्द भी उसी तरह का होता है। जैसे गर्दन में अगर नस दबेगी तो वो पेन आपको सीने के आगे और बाएं या दाहिने या दोनों हाथों में जा सकती है, पीछे जा सकती है। तो ऐसे ही दर्द हृदय का भी होता है। सर, जैसा कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं संजीव कुमार सिंह, उन्होंने इस पे करीब 100 लोगों के ऊपर शोध किया है बीएचयू में, जो कि अभी उनका कॉन्फ्रेंस 14 से 16 जर्मनी में भी चल रहा है इसी टॉपिक पे। तो इसको सर, क्या जैसे लोग सर्वाइकल को सीधे लेते थे कि ब्रेन से लेते थे, तो ब्रेन के साथ साथ क्या हार्ट का भी लोगों को इलाज कराना पड़ेगा क्या? नहीं, क्या है कि 100 लोग जो है बहुत ही छोटा आंकड़ा है। इसमें कम से कम 1 लाख लोगों पर रिसर्च की ज़रूरत है, 50,000 कम से कम लोगों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो बड़े और कई सारे सेंटर्स में वो ट्रायल का अलग अलग डिज़ाइन होता है। जैसे एक आदमी करने पर उनका पर्सनल बाइस हो सकता है, स्टडी में एक्सेंट्रिक रिपोर्ट हो सकता है, जब तक कि हम लोग उसको कहते हैं कि डबल ब्लाइंड कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स। और जिसमें डबल ब्लाइंड का मतलब होता है कि जो आदमी ट्रायल कर रहा है उसको भी नहीं पता कि वो ट्रायल क्या कर रहा है, जिस पर ट्रायल हो रहा है उसको भी नहीं पता कि उस पर क्या ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर एक और ट्रिपल ब्लाइंडिंग होता है जिसमें जो एनालिसिस करता है उसको भी नहीं पता होता है। लेकिन जब सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने कम हैं कि इसमें कोई भी कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं किया सकता है। मैं अभी ये बहुत ही छोटा ट्रायल है, हाँ, लेकिन ये है कि इस पर फर्दर शोध किया जाना चाहिए कि क्या वास्तविक में कोई भी शोध में अगर एक उनकी फाइंडिंग है तो उस पर एक बड़े शोध की आवश्यकता है। और रिसर्च का यही एक तरीका है कि अगर कहीं से आपको कोई संभावना कहीं दिखती है कि इसका कोई कोरिलेशन है तो आपको उस पर फर्दर शोध करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर कहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कार्डियक प्रॉब्लम कर रही है
तो इसका कोई अभी तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है और माना जाएगा कि आज की तारीख में ये नहीं है। सर, आज के समय में जो चल रहा है, जो टीनेजर्स युवा हैं, अक्सर देखा जाता है कि ये लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम, कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका सर क्या कारण है? देखिए, आजकल के युवा जो है पहले के युवाओं से भिन्न क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। उनका बचपन से ही आप देखेंगे, पहले क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आज के युवा क्या करते, बच्चे जैसे आप देखें, बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, जब वो उठ के बैठता है मोबाइल तभी से हम उसको पकड़ा देते हैं और उसके बाद से उसी मोबाइल से खेलता है। पहले क्या होता था, बच्चा जैसे ही चलने लायक हुआ तो दौड़ना शुरू कर दिया, उससे फिर इधर उधर कुश्ती, कबड्डी ये खेलना शुरू कर दिया। तो फिजिकल लेबर के बदले मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है बच्चों के ऊपर। तरह तरह के कार्टून देख रहे हैं, वो मानसिक तनाव बचपन से ही आप बच्चे को दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। और दूसरी बात है कि शारीरिक व्यायाम जो करना चाहिए वो नहीं है। प्लस खान पान का जो तरीका है वो भी माँ के दूध के बदले डब्बे का दूध जो है हम लोग ज़्यादा पिलाने में आजकल विश्वास कर रहे हैं। और बच्चे जो है खुद भी जो कंप्यूटर्स और ये सब गेम्स पे ज़्यादा थोड़ा ही बड़ा होते हैं, ये कंप्यूटर पे काम करते हैं, उससे संबंधित आपको बैठे रहते हैं तो कमर की परेशानी, ये सब इसकी वजह से हो रही है। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है उसको। तो असली जो हड्डी मजबूत करने की जो दवा है और इन सब तकलीफ़ों से जो निजात पाने का, तो बच्चों में बचपन से ही आप एक जो एजुकेशन है उसको शिक्षा हर स्कूल्स में देनी चाहिए कि एक बच्चा स्वस्थ, हेल्दी और आजकल के ज़माने का जो फास्ट फूड कल्चर है, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब से दूर करना होगा। हरी फल सब्जियां खानी होगी। नियमित 45 मिनट से 1 घंटे रोज़ हर बच्चा ज़रूर खेले, दौड़े, भागे, ये बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर जो स्क्रीन टाइमिंग है, मोबाइल, कंप्यूटर, इसका कम से कम जितना हो सके उसका उपयोग करें। और जो पहले के हमारे साफ़ जो हवा है, पानी है, खाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, शुद्ध दें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने वो डॉक्टर ओम शंकर से बातचीत किया और उन्होंने बताया कि जैसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के संजीव कुमार सिंह ने ये 100 लोगों पे शोध किया और उनका कहना है कि सर्वाइकल जो है हार्ट पर ये असर करेगा। तो ऐसा नहीं, शोध की बात अगर की जाए तो 50,000 या 1 लाख ये पेशेंट के ऊपर अगर शोध किया जाए, अगर उस पर ये चीज़ निकलता है तब ये चीज़ माना जाएगा। फिर भी अभी डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया भी यहाँ पर कि फिर भी लोगों को अपनी तरफ से केयर करना चाहिए। रोज़ 45 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर बच्चा है तो बच्चे को कम से कम 45 मिनट खेलना चाहिए। बने रहिए आप डेन काशी के साथ, कुश कुमार पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और किसी भी शहर में पहली बार सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए रोपवे सहित 1200 करोड़ रुपए की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं इसी दौरान काशी अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और किसी भी शहर में पहली बार सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए रोपवे सहित 1200 करोड़ रुपए की आधारशिला रखेंगे। साथ ही स्टेडियम का उद्घाटन करने के साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट की अध्यक्षता की थी और 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख को जो आगमन है और सबसे पहले वो वर्ल्ड टीबी बोर्ड की जो बैठक है और भारत द्वारा एक संकल्प लिया है कि 2025 के पहले भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। उसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उस वर्ल्ड टीबी फोरम के बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद पब्लिक रैली है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में, वहाँ पे परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण है।
सो ये लगभग 1600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास है और करीब 190 करोड़ के आसपास के परियोजनाओं के लोकार्पण है। प्रधानमंत्री जी कितने बजे आ जाएंगे और कितने देर काशी में कितने घंटे? नहीं, लगभग 4 से 5 घंटे के बीच में है और कार्यक्रम का जो मिनट टू मिनट जैसे आ जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा। 4 से 5 घंटे के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम उसमें क्या क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद, आप सबको ये जान के हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जितना माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा लगता है, आज के पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार नहीं गया होगा। आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी का आगमन है। 1785 करोड़ का सौगात अपने संसदीय क्षेत्र में मेरी काशी कहने वाले सांसद जी अपने लोगों को देने जा रहे हैं। रोपवे है, स्टेडियम है, इस तरह के लगभग 1785 करोड़ का सौगात है काशी वासियों के लिए। प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद फिर सीधे पुलिस लाइन आएंगे, पुलिस लाइन से रुद्राक्ष जाएंगे। रुद्राक्ष में इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार है, संगोष्ठी है, उसको आयोजित कर रहे हैं लोग, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी संस्कृत यूनिवर्सिटी आएंगे, पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इनका लोकार्पण करेंगे। 1785 करोड़ का एक बड़ी सौगात देंगे। बदलते हुए बनारस की तस्वीर हम सब आप सब देख रहे हैं और वहाँ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय पर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में स्ट्रीट वेंडरों के समक्ष प्रतिदिन उत्पन्न हो रही समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां एक ओर भारत सरकार अधिनियम पथ विक्रेता 2014 के अंतर्गत शहर में वेंडिंग जोन बनाकर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाना है और पटरी व्यवसायियों के उत्थान हेतु प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं, वहीं दूसरी ओर G20 के नाम पर व्यवस्थित ढंग से वेंडिंग जोन में पूरी स्वच्छता के साथ अपनी जीविकोपार्जन कर रहे पटरी व्यवसायियों को बिना TVC को संज्ञान में लिए उजाड़े जाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है, साथ ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के भी खिलाफ है। यदि इस पर कोई ठोस एवं स्पष्ट रास्ता नहीं निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में शहर के पटरी व्यवसायियों के पास सिवाय आंदोलन के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, संरक्षक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, अनमोल निगम समेत सैकड़ों व्यवसायी मौजूद रहे। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत शहर में 66 वेंडिंग जोनों का निर्धारण किया गया है, जिसमें नगर निगम प्रशासन के द्वारा 6 वेंडिंग जोन बिना जानकारी के वहां के पटरी व्यापारियों को हटा दिया गया। G20 के नाम पे आरोप लगाया गया कि पटरी व्यापारी व्यवधान पैदा करते हैं। नगर आयुक्त महोदय को बताया गया कि आप ही की अध्यक्षता में 66 वेंडिंग जोनों का निर्धारण किया गया था, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, यातायात और जितने भी विभाग के लोग हैं सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। G20 के नाम पर हम पटरी व्यापारी पूरे शहर के जिला प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आजीविका का भी ख्याल करते हुए, चूंकि हम मोबाइल वेंडर के रूप में काम करते हैं, सुबह काम करते हैं और शाम को अपनी रेहड़ी लेके चले जाते हैं, किसी भी तरीके का उत्पीड़न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम ठेला पटरी व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी की काशी विजिट है, उस विजिट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी भव्यता और पूरे एकजुटता के साथ खड़े थे और आजीवन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का भी काम करेंगे। नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से कि इस पे तत्काल प्रभाव से आज ही अपन नगर आयुक्त के साथ पूरी टीम जाएगी, मौके का सत्यापन करेगी किस वजह से वहां के वेंडिंग जोन को हटाया गया है और अगर पुनः वो व्यवस्था बनाई जा सकती है तो वहां पे पुनः दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और किसी भी तरीके से पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न करना वर्तमान सरकार की और जिला प्रशासन की मंशा ना थी, ना है, ना रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को चल के तब आना पड़ा। अगर मंशा नहीं थी तो हमारा उत्पीड़न नहीं होता, तो इतनी बड़ी संख्या में हम यहाँ आने का भी काम नहीं करते।
जी, आज पटरी व्यवसायी भी आए थे। उनका अपील था कि वो हमारे G20 के समस्त तैयारियों में सहयोग करेंगे, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उनमें उनको ज़रूर सम्मिलित किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उनके लाइवलीहुड को किसी प्रकार से हम प्रभावित ना करें। हमारा ये स्टैंड है कि हम किसी के भी व्यवसाय जीविकोपार्जन को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, परंतु हमें समाज का भी हित को भी सुरक्षित रखना है। इसका पूरा पर्पस है कि लोगों के आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि कई बार आकस्मिक स्थिति में जैसे एम्बुलेंसेस जाने होते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जानी होती हैं और जब अतिक्रमण या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो उस स्थिति में हमें परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसीलिए उनको सभी को साथ लेकर के ऐसी जगहों पर रिलोकेट कराएंगे जिससे कि उनका जीविकोपार्जन के साथ साथ हमारे जो लोकहित है वो स्थापित हो सके। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।